बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जापान के लोग। पहली मिसाल सोइची नाकागावा जापान का वज़ीर ख़ज़ाना था। ये ख़ानदानी सियासतदान था। ये 1998 में पहली बार जापान का वज़ीर ज़राअत बना और तरक्की करता करता 24 सितंबर 2008 को वज़ीर ख़ज़ाना बन गया। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे मशहूर सियासतदान था और इसके कैरियर की गाड़ी सियासत के मोटरवे पर 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक सोइची नाकागावा से एक छोटी सी गलती हो गई। 14 फरवरी 2009 को इटली के शहर रोम में दुनिया के 7 बड़े ममालिक यानी G7 की कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस के आखिर में न्यूज़ ब्रीफिंग थी। सोइची नाकागावा का कॉन्फ्रेंस में शराब पीकर आ गया। सहाफ़ियों ने सवाल पूछने शुरू किए तो मीडिया को सोइची नाकागावा के जवाब लड़खड़ाते हुए महसूस हुए। चुनांचा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक सहाफ़ी ने सोइची नाकागावा पर शराब नोशी का इल्ज़ाम लगा दिया। ये इल्ज़ाम जापानी हुकूमत के नोटिस में आ गया। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि सोइची नाकागावा जापान की हुकूमत का वज़ीर ख़ज़ाना था। दुनिया की तमाम हुकूमतें 4 वज़रा के कंधों पर खड़ी होती हैं: वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ख़ज़ाना। ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि वाकई वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा हुकूमत होते हैं। अगर ये लोग अच्छे, समझदार, सुलझे, मजबूत और ईमानदार हों तो हुकूमत भी मजबूत और शानदार होती है, और अगर ये लोग कमज़ोर और बेईमान हों तो हुकूमत को रुखसत होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। सोइची नाकागावा भी हुकूमत था, लेकिन इसका जुर्म इसकी अथॉरिटी से कहीं बड़ा था। चुनांचा इसके खून के नमूने लिए गए और बदकिस्मती से शराबनोशी साबित हो गई। लिहाजा सोइची नाकागावा को अपने मजबूत तरीन ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। सोइची मुस्तफ़ी हो गया, लेकिन इस्तीफ़े के बावजूद जापानी माशरे ने इसे माफ़ ना किया। वो सोशल बाइकाट का शिकार हो गया। लोगों ने इससे मेल मुलाकात, गुफ्तगू शनीद बंद कर दी। वो अमलन अपने फ्लैट तक महदूद होकर रह गया। ये सोशल बाइकाट सोइची नाकागावा के लिए एक कुदरत खौफनाक साबित हुआ कि सोइची नाकागावा ने इतवार 4 अक्टूबर 2009 की सुबह खुदकुशी कर ली। पुलिस ने 4 अक्टूबर की सुबह सोइची की लाश फ्लैट से निकाली तो वो तमाम बदनामियों से दूर जा चुका था। दूसरी मिसाल, लड़की प्लेटफार्म पर खड़ी थी। प्लेटफार्म, रेल की पटड़ी, पूरा रेलवे स्टेशन बर्फ़ में दफन था। दरख्तों की टहनियों तक ने बर्फ़ के दस्ताने पहन रखे थे। सामने से ट्रेन आ रही थी। इंजन की हेडलाइट्स रोशन थी। हेडलाइट्स की रोशनियां मंजर को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। लड़की के गले में सुर्ख मफलर था, पुश्त पर थैला था, हाथ में हैंड बैग। इस खौफनाक मंजर की एक झलक 8 साल कबल फेसबुक पर ज़ाहिर हुई और देखते ही देखते वायरल हो गई। ये तस्वीर दुनिया की तकरीबन हर अच्छी और बड़ी वॉल तक जा पहुंची। इसने दिल खोल कर लाइक्स हासिल किए। ये जापान के गाँव कामी शिराताकी की एक तालबा की तस्वीर थी। ये गांव जापान के होकाइदो जजीरे में वाक़ है। ये बच्ची गांव की बहुत तालबा थी। ये रोज़ाना क्लासेस लेने के लिए शहर जाती थी। शहर गांव से 56 किलोमीटर के फासले पर था। जापानी लोगों ने 1932 में कामी शिराताकी में माल बरदार गाड़ियों के लिए रेलवे स्टेशन बनाया था। गांव में रेल की पटड़ी, रेलवे स्टेशन की वजह से मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई। लेकिन जापान में 1987 में रेलवे की निजकारी हो गई और ये स्टेशन JR काइदो कंपनी के पास चला गया। कामी शिराताकी में सिर्फ 40 लोग रहते थे। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कस्बों में शिफ्ट हो गए। यूँ मुसाफिर ट्रेन की सवारियाँ ख़त्म हो गई। चुनांचा कंपनी ने 2012 में ये रूट और रेलवे स्टेशन बंद करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन फिर कंपनी को अचानक स्टेशन पर 16 साल की लड़की का नाहर अड्डा नज़र आया। ये कॉलेज की तालबा थी और तालीम हासिल करने के लिए रोज़ाना ट्रेन के ज़रिए होकाइदो के हाई स्कूल में जाती थी। जापान रेलवे को जब ये मालूम हुआ हमारी ट्रेन इस तालबा का बहुत सफरी ज़रिया है और अगर ये रूट बंद कर देंगे तो ये तालबा अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकेगी, तो रेलवे ने तालबा की तालीम मुकम्मल होने तक ये रूट जारी रखने का फ़ैसला कर लिया। ये सिलसिला 3 बरस जारी रहा। 2012 से एक ट्रेन सुबह इस लड़की को कॉलेज ले जाने के लिए कामी शिराताकी आती थी और दूसरी शाम के वक्त से वापस छोड़ने आती थी। ये तालबा इन दिनों ट्रेन की वाहद मुसाफिर थी। जापानी रेलवे इस तालबा की वजह से माहाना हज़ारों डॉलर नुकसान उठाती रही। तालबा के कॉलेज की तालीम 26 मार्च 2016 को मुकम्मल हुई और रेलवे ने इसके बाद ये स्टेशन बंद कर दिया। तीसरी मिसाल, हिरोशिमा का हायर टेक्निकल स्कूल 1920 में बना था। ये बुनियादी तालीम के बाद टेक्निकल एजुकेशन देता था।
یہ اسکول 1944 میں ٹیکنیکل کالج ہو گیا۔ اس کالج کو ہیروشیما یونیورسٹی کی سپورٹ حاصل تھی۔ ہیروشیما یونیورسٹی 1929 میں قائم ہوئی اور یہ جاپان کی بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کا موٹو تھا ٹرائی نیو تھنگس ڈو نیو تھنگس، نئی چیزیں شروع کریں اور نئی چیزیں بنائیں۔ امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا۔ شہر کے 90% حصہ صفحۂ ہستی سے مٹ گیا۔ 80,000 لوگ فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔ کل اموات 1,20,000 ہوئیں۔ امریکہ نے 3 دن بعد 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرایا۔ یہ شہر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑی تباہی تھی۔ جاپان کی کمر ٹوٹ گئی۔ شہنشاہ ہیروہیٹو نے 15 اگست 1945 کو غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے۔ امریکہ نے جاپان پر قبضہ کر لیا۔ یوں دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ ایٹم بم کے حملے کے وقت ہیروشیما ٹیکنیکل کالج میں طالب علموں کے پریکٹیکل چل رہے تھے۔ کالج کے 95% طالب علم ایٹم بم کا رزق بن گئے۔ صرف مضافات کے نوجوان محفوظ رہے۔ زیادہ تر استاد بھی ہلاک ہو گئے۔ لیکن آپ جاپانی قوم کو علم پرستی ملاحظہ کیجیے۔ ایٹمی حملے کے صرف 1 ماہ بعد ہیروشیما کی لوکل گورنمنٹ نے مضافات میں عارضی ٹیکنیکل کالج بنایا، زندہ بچ جانے والے طالب علم اور استاد اکٹھے کیے، ملک کے باقی حصوں سے لیبارٹری کے علاج منتقل کیے اور یوں اسٹوڈنٹس کے پریکٹیکل مکمل کرائے۔ زخمی والدین اپنے زخمی بچوں کو کندھوں پر لاد کر عارضی لیبارٹری میں لے کر آتے تھے۔ زخمی استاد انہیں پریکٹیکل کراتے تھے اور یہ لوگ کلاس کے بعد گھسٹ کر کیمپوں تک پہنچتے تھے۔ جنگ زدہ شکست زدہ جاپان نے صرف 4 سال میں ایٹم بم سے تباہ ہیروشیما میں دوبارہ یونیورسٹی تعمیر کر دی۔ یونیورسٹی میں 31 مئی 1949 میں کلاسیں شروع ہوئیں اور یہ آج تک چل رہی ہیں۔ ہیروشیما یونیورسٹی میں اس وقت 11,000 انڈر گریجویٹ، 4,500 گریجویٹس اور 84 مختلف ممالک کے 1,638 بین الاقوامی طالب علم ہیں۔ ان 17,000 طالب علموں کو پڑھانے کے لیے 3,500 پروفیسر ہیں۔ جاپان میں تعلیم کے حوالے سے 2 روایات حیران کن ہیں۔ پہلی روایت تسلسل ہے۔ جاپانی کسی بھی حال میں اپنے تعلیمی ادارے بند نہیں ہونے دیتے۔ ایٹمی حملوں کے بعد بھی ہیروشیما ناگاساکی میں سب سے پہلے تعلیمی ادارے کھولے گئے۔ ہیروشیما کا شہر بننے سے پہلے یونیورسٹی بنی، اس میں کلاسیں شروع ہوئیں۔ دوسری روایت معیار تعلیم ہے۔ یہ لوگ کسی بھی حال میں اپنے تعلیمی معیار کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جاپانیوں نے ایٹمی حملے کے بعد 5% طالب علموں کے لیے عارضی لیبارٹری بنائی، زخمی طالب علموں تک پریکٹیکل کرائے۔ آپ 11 مارچ 2011 کی سونامی کی مثال بھی لے لیجیے۔ سونامی سے جاپان کے آدھے ساحلی شہر تباہ اور 6 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ لیکن آپ جاپانیوں کا کمال دیکھیے، انہوں نے فوری طور پر عارضی اسکول بنائے، متاثرہ علاقوں کے بچوں کو ان اسکولوں میں منتقل کیا اور تعلیم کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا جہاں یہ 11 مارچ 2011 کو ٹوٹا تھا۔ آپ ان عارضی اسکولوں کی فوٹیج آج بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس وقت